अपनी छोटी उम्र में ही मार्क मार्विनी ने जिंदगी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि अगर तुम्हारे पास सपना है, जज्बा है और तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कहानी उन्हीं की है कि कैसे वो एक स्टॉक मार्केट विज़र्ड बने और कैसे उन्होंने 600 करोड़ कमाए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड बुक समरी, जिसे लिखा है मार्क मार्विनी ने। मार्क जब छोटे थे तब वो बहुत सपने देखते थे। उन्होंने कभी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, लेकिन एक चीज थी जो उनके अंदर कभी कम नहीं हुई और वो थी सफल होने की इच्छा। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। उनका सपना था कि वो स्टॉक मार्केट में सफल बने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाए ताकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। एक दिन मार्क ने सोचा कि जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं, क्या मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। मार्क बोलते हैं कि लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा तो मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैंने शुरुआती 6 साल कुछ खास नहीं कमाया, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और यही चीज हमें सीखनी है कि शुरुआत में कभी भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं वही आगे बढ़ते हैं। फिर मार्क ने अपनी गलतियों से सीखे और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करते गए। उन्होंने रात भर जाग के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी, चार्ट्स पढ़ी और एक एक चीज को समझा कि मार्केट काम कैसे करती है, उसमें ऑर्डर कैसे लगाने हैं, क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज नहीं। उन्होंने समझा कि मार्केट जो है वो एक रेस जैसी है जिसमें उन्हें सिर्फ दौड़ना ही नहीं है बल्कि दिमाग से भी खेलना है। वो अपने आप से यही कहते थे कि मुझे बस पैसा कमाने पर फोकस नहीं करना, मुझे एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है। जब उन्होंने पैसा भूल के अपना पैशन पे अपना दिमाग लगाया तब जाके सफलता उनके पीछे आई। उन्होंने 1997 में ट्रेडिंग की और अपने आप को चैंपियन बना दिया। उन्होंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट एक कंपटीशन था उसमें जीत हासिल की और सुपर परफॉर्मेंस का टाइटल जीता, जिसका मतलब था कि वो एवरेज इन्वेस्टर से ज्यादा कमाने लगे थे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मार्क ने सीखी वो थी कि रिस्क को पहले समझो फिर प्रॉफिट के लिए खेलो। मार्क कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं कितनी बार हार सकता हूँ या कितनी बार जीत सकता हूँ, इस तरह मैं कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाता। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक विनिंग स्ट्रेटेजी और दूसरा अपने ऊपर विश्वास। मार्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे तुम्हारे पास फॉर्मल एजुकेशन ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने सपनों पर विश्वास है और तुम्हें अपने आप को तुम तैयार कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी मार्केट, कोई भी सिचुएशन नहीं रोक सकती। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाया और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई। स्टॉक मार्केट एक डेंजरस गेम है, बहुत लोग इसमें पैसा गवा देते हैं, मगर जो लोग डिसिप्लिन हैं, जो समय के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं और जो अपनी स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करते रहते हैं, उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल जरूर होता है। जैसे मैराथन रनर्स को एंड्योरेंस के बिना रेस जीतना बहुत मुश्किल लगता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए ही चाहिए। ये कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपने सपने के पीछे हिम्मत से दौड़ो, अपने पैशन को अपनी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स बनाओ और किसी के कहने पर भी रुको नहीं। मार्क को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, लेकिन उन्होंने सबकी बातें इग्नोर की, क्योंकि जब आप अपने सपने के लिए सच्चे होते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे आपके पीछे आ ही जाती है। जब तुम्हें लगता है कि सफलता मिलना मुश्किल है या फिर तुम इतने साल का काम कर रहे हो लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं हो रहा जो अचीव होना चाहिए, जब तुम निराश होते हो, लेकिन मार्क कहते हैं कि तब भी तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसमें मेहनत करने की जरूरत है। आज मार्क एक मिलियनेयर है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा मेरी जिंदगी का एंड गोल कभी नहीं था, मेरा गोल था फ्रीडम पाना और अपनी मर्जी से जीना। अगर आपका भी सपना है फ्रीडम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं लेसन नंबर 1 पे। लेसन नंबर 1 है लीव ईगो एट बेड। राजेश नाम का एक बंदा था, उसने ट्रेडिंग करनी शुरुआत की। पहले उसको लगता था कि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग होती है, पर धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। जिस तरह अगर ब्रेन सर्जरी करने के लिए हम बिना प्रैक्टिस के चले जाएंगे तो हम उसे नहीं कर पाएंगे, उसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है और हमें स्किल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और कुछ ट्रेड्स उसके अच्छे गए। फिर उसे एक बार उसने एक स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक 10% गिर गया। उसने सोचा कि इसे अब बेच देना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन उसके ब्रोकर ने उसका मजाक उड़ाया कि यार स्टॉक तो बहुत गिर गया, तुमने तो बहुत अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया। अपने ब्रोकर को गलत साबित करने के लिए उसने स्टॉक नहीं बेचा और वो स्टॉक और गिरता गया। धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ गया और उसकी हालत खराब हो गई। उसने फाइनली समझा कि अगर ईगो के चक्कर में उसने स्टॉक को नहीं बेचा होता तो उसे कभी भी जो उसके लॉसेज जो छोटे छोटे होने चाहिए थे वो बड़े नहीं होते। तो राजेश के दोस्त ने उसको एक बात समझाई कि दुनिया के लोग हमेशा तुम्हें एक फॉर्मूला या फिर शॉर्टकट बताएंगे कि सफल होने के लिए यही चाबी है, ये यूज करो, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब
सेल्फ डिसिप्लिन होता है और जब आप प्लान बना के काम करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। अब राजेश को हमेशा ये याद रहता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज पैसा नहीं है बल्कि अपने इमोशन से लड़ना है। स्टॉक ट्रेडिंग में ईगो नहीं चलता, तुम्हारा मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, सही या गलत साबित करना नहीं। लेसन नंबर 2 है राइट अप्रोच टू ट्रेडिंग। एक बार राहुल ने अमन से सवाल किया कि ट्रेडिंग का सही अप्रोच क्या है और क्यों मुझे बार बार ज्यादातर लॉस ही होता है। तो अमन ने समझाया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह होती है। जैसे एक बिजनेस में तुम अपना माल जैसे कि कोई भी सामान खरीदते हो और फिर बेचकर प्रॉफिट कमाते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में तुम शेयर्स खरीदते हो, जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो उन्हें ऊंची प्राइस पे बेच देते हो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे गेन्स या लॉसेस कितने हैं, ये बेसिक है एक बिजनेस का और आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। अमन ने एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को सिर्फ एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उनकी प्राइमरी जॉब कुछ और होता है, लेकिन वो ऐसे टाइम पास करने के लिए ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और वो कभी भी ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पर नहीं देखते। वो सिर्फ जैसे लोग लूडो खेलते हैं, लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, वैसे ही लोग ट्रेडिंग को भी समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है। और एक चीज और, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं फंड मैनेजर या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर को कॉपी कर लेता हूँ। बात ऐसी है कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं उनके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, उन्हें लार्ज ब्लॉक्स ऑफ शेयर खरीदने पड़ते हैं जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। फंड मैनेजर के डिसीजन जो है काफी बार उनकी कमेटी के अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं या फिर जो प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं उन पे काम करते हैं, इसलिए वो हमेशा सेफ कंपनी जैसे कि IBM, एप्पल, टाटा ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी सेफ तो लगती है लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एक निम्बल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा जो फास्ट डिसीजन ले सके। छोटी कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि अगर एक कंपनी 100 रुपए की चल रही है, मान लो शेयर प्राइस उसका, वो 100 से 1000 हो सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी है जो पहले से ही 25,000 का उसका शेयर प्राइस है तो 25 से 50 होने में यानी उसको जस्ट डबल होने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि उसके पास लिक्विडिटी है, वो कभी भी अपनी पोजीशन को बेच सकता है या खरीद सकता है और उससे प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें फोकस और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तुम सब चीज में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइप की या पर्टिकुलर ऑर्गन की ही सर्जरी कर सकता है, वो उसी में एक्सपर्ट होता है। इसी तरह आपको भी या तो आप वैल्यू ट्रेडिंग करेंगे या ग्रोथ ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग आप, लेकिन ये नहीं है कि आप सब कुछ कर लेंगे। लेसन नंबर 3 है स्टॉक मार्केट विजर्ड जर्नी। मार्क मार्विनी की स्टॉक मार्केट की जर्नी 1983 में शुरू हुई जब उन्होंने एक लोकल लाइब्रेरी में रिचर्ड लव की बुक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स पढ़ी। इस बुक में काफी हिस्सा पॉलिटिकल साइकिल और स्टॉक मार्केट के बीच के कनेक्शन पर लिखा था, लेकिन मार्क का ध्यान सिर्फ स्पेशल चैप्टर 7 पर गया। इस चैप्टर में उन स्टॉक्स का जिक्र था जो 2 सालों के अंदर 300% से ज्यादा बढ़े हैं बिना 25% के ज्यादा गिरावट के, यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो 25% का था और जो प्रॉफिट गेन था वो 300% का। रिचर्ड लव ने इन्हें सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स का नाम दिया। ये कॉन्सेप्ट मार्क को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उनका खुद का जो स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी का सफर है वो 1988 में स्टार्ट हुआ। उस वक्त उन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल मार्च अप्रैल का 1988 का एडिशन था, उसमें एक आर्टिकल पढ़ा जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ स्टॉक मार्केट विनर। इस आर्टिकल में सुपीरियर सिक्योरिटीज के बारे में लिखा था, वो स्टॉक्स जो एक कैलेंडर ईयर में 100% से बड़े हैं, यानी कि जिनका रिटर्न एक साल में 100% था। इस स्टडी को मार्क आर रेनगोनम ने 1970 से 1983 तक किया था और 222 स्टॉक मार्केट विनर को एनालाइज किया था। रेनगनम की स्टडी ने रिचर्ड लव की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया कि इन सुपीरियर स्टॉक्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को इतना बेहतरीन बनाते हैं। दोनों स्टडीज का मकसद सेम ही था, उन स्टॉक्स को स्टडी करना जिनके गेन सबसे ज्यादा हैं और उनको जांचना कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस का रीजन क्या है। ये बात मार्क को काफी इंट्यूटिव लगी। अगर बेस्ट स्टॉक्स को समझना है तो बेस्ट स्टॉक्स को स्टडी करो। इससे मार्क के अंदर एक जुनून आया और वो समझने की कोशिश करने लगे कि स्टॉक प्राइसेस का ड्रामेटिक ऊपर जाना कैसे होता है और ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। इस जुनून के साथ मार्क ने अपने कंप्यूटर्स ऑन किए और अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना शुरू किया। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। ये सफर एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जिसमें मार्क ने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मार्क मार्विनी का नाम सिर्फ उनकी ट्रेडिंग सक्सेस पर ही नहीं बना है बल्कि एक कंसिस्टेंट और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर है जो कि उन्होंने सालों से बनाया है। उनकी एक स्ट्रेटेजी है SEPA,
जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे उन्होंने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक नया एंगल लाए। सेपा सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से मिलकर बनता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अगर आप डे ट्रेडिंग में नहीं इन्वॉल्व है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग में बैठे हैं, ठीक है, उसका माइंडसेट लेके बैठे हैं, तो ये अप्रोच आप जरूर यूज कर सकते हैं। ये अप्रोच ट्रेडर्स को हाई पोटेंशियल स्टॉक पहले ही आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जब वो स्टॉक्स एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव करने वाला होता है। इस टेक्निक के जरिए वो अपने ट्रेड को बिल्कुल सही वक्त पर एंटर कर सकता है। सेपा के कुछ कोर प्रिंसिपल हैं। सेपा के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। सेपा का जो सबसे पहला और जरूरी एलिमेंट है वो है रिस्क मैनेज करना। मार्विनी कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का राज सिर्फ इसमें नहीं है कि कितनी बार आप जीतते हो, बल्कि इसमें है कि आप जब हारते हो तो कितना लॉसेस करते हो, यानी कि आपका लॉस जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। सेपा एक डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है जिसमें स्टॉप लॉस लिमिट को सेट करना और ट्रेड को कब एग्जिट करना है, ये दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितना ट्रेड में एंटर करना है। दूसरा पिलर है स्टॉक सिलेक्शन। सेपा एक मेटिकुलस स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसमें उन स्टॉक को चूज किया जाता है जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कंपनी के फंडामेंटल के एनालिसिस पे, जैसे कि अर्निंग ग्रोथ देखना, मार्केट लीडरशिप देखना, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ देखना, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस जो ये बताता है कि कब ब्रेकआउट होने वाला है। तीसरा पिलर है मार्केट टाइमिंग। मार्केट के मूड को समझना सेपा का एक वाइटल पार्ट है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कब खरीदना है या क्या खरीदना है, कब बेचना है, बल्कि ये कि आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट कब है जब पूरी मार्केट जो है आपकी उस ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। सेपा स्ट्रेस करता है कि ट्रेड को मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन और सेंटीमेंट के साथ ही अलाइन होना चाहिए। इसका पिलर है एंट्री पॉइंट्स। सेपा का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट पर फोकस करता है। इस मेथोडोलॉजी को स्टॉक को उस वक्त एंटर कर किया जाता है जब स्टॉक के जो अपवर्ड मोमेंटम होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जब उसका मेजॉरिटी प्राइस जो है मूव अभी बाकी होता है। अब चलते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, कॉपिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मार्क मार्विनी का सेपा यानी कि स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस फ्रेमवर्क स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज करता है। उसका मेन गोल ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ट्रेंड और पैटर्न। सेपा कहता है कि स्टॉक्स का जो प्राइस ट्रेंड है और चार्ट पैटर्न्स है उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर स्टॉक कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब जैसे आपको कोई स्टॉक मिला, आप उसके बैक टेस्ट करो, मतलब हिस्ट्री में जाओ और ये देखो कि जब मूव आने से पहले उसने कौन सा पैटर्न बनाया था। मार्विनी उन स्टॉक को टारगेट करते हैं जो अप ट्रेंड में होते हैं, यानी कि जिनका प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। स्पेसिफिक पैटर्न जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न फ्यूचर प्राइस ब्रेकआउट को बहुत ही अच्छे इंडिकेटर देते हैं। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम। स्टॉक का वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट ज्यादा क्रेडिबल और सस्टेनेबल होते हैं। अगर वॉल्यूम आपके स्पाइक्स को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो मूव है वो आपके फेवर में ही आएगा। तीसरा पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू मार्केट। सेपा में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत जरूरी पार्ट निभाता है कि अगर जो स्टॉक है वो वीक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पूरी इंडेक्स जो है वो पूरी मार्केट जो वो धीरे धीरे बिल्कुल कछुए की चाल चल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो भाग रहे हैं, ठीक है, तो मार्क मार्विनी कहते हैं कि जो इनका मार्केट के रिस्पेक्टिव में रिलेटिव टर्म में जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है, तो वो स्टॉक उनके फेवरेट बन जाते हैं। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं। चौथा है फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ सेपा कंपनी के फंडामेंटल को भी एनालाइज करता है, जैसे अर्निंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल। ये फैक्टर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ का इंडिकेटर होते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है तो इसमें टेक्निकल देखना भी जरूरी है, इसके साथ साथ फंडामेंटल भी जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है टेक्निकल और फंडामेंटल की सिनर्जी। सेपा की खासियत ये है कि वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को ही यूज करता है ताकि एक वेल राउंडेड डिसीजन लिया जा सके। ये डुअल अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन को जो कि इसे और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ऐसा चार्ट जरूर देखा होगा और दिमाग में आया होगा कि काश हमने भी किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो हम भी रातों रात करोड़पति बन जाते। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो पेनी स्टॉक थे और कुछ ही समय में उनका प्राइस डबल, ट्रिपल या फिर 10 टाइम्स भी हो जाता है और पर वो फिर से वापस से गिर जाते हैं। तो ऐसे प्राइस मूवमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ऑपरेटर्स की वजह से। तो ये ऑपरेटर होते कौन है? ऑपरेटर होते हैं वो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो बड़े स्केल पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं।
ये लोग अक्सर किसी स्टॉक का प्राइस ज्यादा बाय करके या सेल करके बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को मैनिपुलेट करना इलीगल है, खासकर अगर किसी को धोखा देने के लिए किया जाए। कभी कभी स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगाता है, यानी उसका प्राइस तेजी से बढ़ता रहता है और आम इन्वेस्टर इस प्राइस मूव को देखकर प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो खरीदते हैं, शेयर की प्राइस गिरने लगती है। इस वीडियो में मैं ये तो नहीं बताने वाला कि कौन सा स्टॉक होगा जो आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर देगा, पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेमिनेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बुक समरी, जिसे लिखा है एडविन लेफ्रे ने। अर्ली 20th सेंचुरी में एक लड़का था जिसका नाम था लैरी लिविंगस्टोन। वो एक ट्रेडिंग फर्म में काम करता था और उसका काम सिर्फ इतना था कि जो स्टॉक के प्राइसेस चलते थे उसे इंटरवल में उनके प्राइसेस को लिखना। वो प्राइसेस ब्लैक बोर्ड में लिखता था ताकि बाकी लोग उसे देखकर ट्रेड ले सकें। बचपन से ही लैरी को नंबर्स और मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता था और उसकी आंखें हमेशा कोई पैटर्न्स ढूंढती रहती थी कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसका ऑफिस में सिर्फ इतना ही काम रहता था कि बड़े से बोर्ड में दिन भर जो स्टॉक प्राइसेस चल रहे थे, जो स्टॉक में मूवमेंट आई, उसके प्राइसेस को इंटरवल में लिखते रहना। चाहे 5 मिनट के इंटरवल पे लिखना, चाहे 15 मिनट के इंटरवल पे लिखना। रोज नंबर लिखते लिखते उसके मन में ख्याल आने लगा कि क्या ये प्राइसेस किसी पैटर्न में मूव करते हैं या फिर ऐसे ही रैंडमली मूव करते हैं। ये कुछ उसी तरह है जिस तरह आप आजकल चार्ट देखते हैं जिसमें ट्रायंगल पैटर्न दिखता है, डबल टॉप या बॉटम पैटर्न दिखता है। उसी तरह वो भी उन प्राइसेस को लिख के पैटर्न ढूंढने की कोशिश करने लगा। लैरी को रियलाइज हुआ कि स्टॉक प्राइसेस रैंडमली मूव नहीं करते, वो कुछ पैटर्न्स पे मूव कर रहे हैं और अगर उन पैटर्न्स को ध्यान से देखा जाए तो उसके बेसिस पर ट्रेड लिया जा सकता है। तब उसने एक छोटी नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशन और प्राइस मूवमेंट की प्रेडिक्शन को लिखने लगा। ये एक तरह से पेपर ट्रेडिंग हो गई। एक दिन एक ऑफिस का वर्कर लैरी के पास आया और उसने पूछा, लैरी क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे सेव हैं? लैरी ने कहा, हाँ, पर आपने क्यों पूछा? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है बर्लिंगटन। उसकी मुझे टिप मिली है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो तुम भी इसे खरीद लो। लैरी को आमतौर पर ऐसे टिप्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, पर जब उसने बर्लिंगटन स्टॉक का नाम सुना तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि इस स्टॉक की ऑब्जर्वेशन उसने अपनी नोटबुक में भी लिखी थी। उसने अपना नोटबुक में देखा और प्रेडिक्ट करने की कोशिश की और उसके एनालिसिस से भी स्टॉक को ऊपर ही जाना चाहिए था। तो उसने सोचा कि उसके पेपर ट्रेड के एनालिसिस को रियल मार्केट में टेस्ट करने का ये अच्छा तरीका है और उसने उस स्टाफ के साथ पैसे मिलाकर बर्लिंगटन के कुछ स्टॉक खरीदने का फैसला किया। फिर वो पास के बकेट शॉप में गया। बकेट शॉप वो जगह होती थी जहां पर लोग स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर सट्टा लगाया करते थे। लैरी ने अपने और स्टाफ के पैसे से जितने बर्लिंगटन के स्टॉक आ सकते थे उतने शेयर्स खरीद लिए और 2 दिन तक उस स्टॉक को ध्यान से नजर रखने लगा। वो स्टॉक सच में बढ़ने लगा और 2 दिन बाद उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया और थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। हालांकि उसे $3.12 का ही प्रॉफिट हुआ था, पर इस ट्रेड से उसे ये तो पता चल चुका था कि उसके जो पेपर ट्रेडिंग की प्रेडिक्शन है वो सही है। इस ट्रेड से लैरी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि इससे उसे कॉन्फिडेंस आ गया और टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा उसका बढ़ गया। तब से लैरी अक्सर बकेट शॉप में जाने लगा और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से स्टॉक को बाय और सेल करने लगा। वो किसी स्पेसिफिक स्टॉक पर बाय नहीं करता था, वो बस ट्रेडिंग पैटर्न पर ट्रेड करता था। उसका सिस्टम सिंपल था पर इफेक्टिव था। उसे सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा था कि अगर वो नंबर्स को फॉलो करेगा और अपने ऑब्जर्वेशंस पर बना रहेगा तो वो प्रॉफिट जरूर कमाएगा। उसके सिस्टम में इमोशंस नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ नंबर पर ही भरोसा करता था। शुरुआत में उसकी मम्मी को भी लगा कि लैरी जो है जुआ खेल रहा है, इसलिए उन्हें चिंता होने लगी। पर लैरी ने अपनी मम्मी को समझाया कि जुआ अलग चीज है और ट्रेडिंग अलग है, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशन को यूज करके और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ट्रेड करते हैं। इस बात का प्रूफ देने के लिए उसने अपनी मम्मी को $1000 जो उन्होंने ट्रेड से कमाए थे वो दिखाया। लैरी के पहले के एक्सपीरियंसेस ने उसे स्टॉक मार्केट के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। उसने सीखा कि सक्सेस सिर्फ लक के बेसिस पर नहीं मिलेगी, इसके लिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग और अपने मेथड्स को टेस्ट करना और रिफाइन करते रहना जरूरी है। जैसे जैसे लैरी बड़ा और एक्सपीरियंस होता गया, उसने बड़े चैलेंजेस और ज्यादा रिस्क का सामना किया, लेकिन जो प्रिंसिपल उसने बचपन में सीखे थे वो उसके करियर के दौरान हमेशा उसके साथ रहे। पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, डिसिप्लिन रहना और कंटिन्यूअसली सीखते रहना। ये 3 लेसन के कारण लैरी लिविंगस्टोन वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी स्टॉक ऑपरेटर में से एक बन गया। अब देखते हैं 5 लेसन जिनसे हम सीखेंगे कि लैरी लिविंगस्टोन एक स्टॉक ऑपरेटर कैसे बने और वो काम कैसे करते थे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो और सीखने वाली वीडियोस मिलती रहें। लेसन नंबर 1 है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जब लैरी कोटेशन बॉय के रूप में काम कर रहा था तब उसने ऑब्जर्व किया
कि स्टॉक प्राइसेस रैंडमली मूव नहीं करते, वो कुछ पैटर्न्स में मूव करते हैं और उसी के कारण वो ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। तब उसने एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा और वो ये था कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता, हर चीज रिपीट होती है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग में सक्सेस होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब पहली बार उसके दोस्त ने टिप दी कि बर्लिंगटन स्टॉक खरीद लो, तब उसने बिना सोचे समझे खरीद नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी नोटबुक में चेक किया कि क्या स्टॉक कोई पैटर्न बना रहा है। उसने पैटर्न्स को पहचानना सीख लिया और जब वो 20 साल का हुआ तो उसने $10,000 कमा लिए, जो आज की डेट में होते हैं $2,75,000। उसने 5 साल की ट्रेडिंग की और अपने $1,000 के अकाउंट को $10,000 का अकाउंट बना दिया। अपने इसी स्किल के कारण उसने शुगर को शॉर्ट किया। उसने लगभग 3500 शेयर्स सेल किए $105 1/4 सेंट में और कुछ ही टाइम बाद उसने प्रॉफिट कमाया और उसने एग्जिट कर दिया। जो सबसे अच्छी चीज मुझे उसमें लगी वो ये कि वो कभी भी अंधाधुंध ट्रेड नहीं करता या फिर अपनी गट फीलिंग को देखकर तुक्का नहीं लगाता। जब से वो बच्चा था तब से ही उसके पास एक सॉलिड रीजन या फिर पैटर्न्स होते थे जिसकी वजह से वो ट्रेड करते थे। उनके हमेशा 10 में से 7 ट्रेड सही जाते थे। जब वो बकेट शॉप में ट्रेड करता था तो उसका एक सिस्टम था जो उसे यूज करने में काफी आसान था, लेकिन जब वो असली ब्रोकर के साथ ट्रेड करने लगा तब उसे नोटिस किया कि कुछ जो पुराने सिस्टम में कुछ कमियां थी और उसने उसे सुधारने के लिए कोशिश की। लेसन नंबर 2 है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लैरी जब बकेट शॉप की ट्रेडिंग छोड़कर असली ब्रोकर के साथ शेयर्स में ट्रेड करने लगा तब उनके लिए वो माहौल थोड़ा सा अलग था। एक दिन वो होटल के लॉबी में कुछ ट्रेडर से डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने पाया कि उनकी तरह बाकी ट्रेडर को भी ब्रोकर के एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रही थी। रॉबर्ट नाम का एक इंसान उनके पास आया और उसने बताया कि एक नया ब्रोकर है जो कि कॉटन एक्सचेंज और प्रोड्यूस एक्सचेंज का मेंबर है। ये ब्रोकर का दावा था कि वो कस्टमर के छोटे छोटे ऑर्डर पर भी पूरा ध्यान देते हैं। लैरी ने ब्रोकर के बारे में सब कुछ जान लिया और ये ब्रोकर अपने कस्टमर को कन्विंस करते थे कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करें। इसलिए लैरी ने 3 अलग अलग ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया और एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लेकर वहां से डायरेक्टली ट्रेड करने लगा। वो छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करता था और 3 अकाउंट में 7 ट्रेड करता था। इस तरह वो अपने प्रॉफिट को सेव करने लगा और फिर उसने 2 और अकाउंट खुलवाए और अब वो 5 अकाउंट से ट्रेड करता था। कभी कभी उसके ट्रेड प्लान गलत भी हो जाते थे पर ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहता था। एक बार एक ब्रोकर को सबक सिखाने के लिए उसने स्टॉक को चुना जो पहले से ही एक्टिव था लेकिन बाद में इनएक्टिव हो गया। उसने 5 ब्रोकर के साथ इस स्टॉक को खरीदने के ऑर्डर्स डाल दिए और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इसी स्टॉक को बेचने का ऑर्डर डाल दिया। इसने स्टॉक की प्राइसेस को गिरा दिया और लैरी ने लो प्राइसेस पे स्टॉक खरीद लिया। ये कुछ लिमिट ऑर्डर लगाने जैसा है। उसने मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और बाद में लो प्राइस पे उसे खरीद लिया। इस तरह उसने प्रॉफिट कमाया और इस इंसिडेंट से उसने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी। लेसन नंबर 3 है चार्ट रीडिंग। एक दिन लैरी ने देखा कि एक फ्रेंचमैन चार्ट का यूज करके मार्केट के मूव को प्रेडिक्ट कर रहा था। उसने लैरी को बताया कि मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती और वो मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी करता था। पर लैरी ने आंख बंद करके उसके मेथड पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उसने पाया कि उसका मेथड हमेशा सही नहीं होता। लैरी ने यह भी देखा कि ब्रोकर और कमीशन हाउस भी चार्ट्स का यूज करते हैं। एक ऐसा ही ट्रेडर था, वो बहुत साल से चार्ट्स के बेसिस पर ट्रेड कर रहा था, पर जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सब बदल गया और उस ट्रेडर ने मिलियंस का लॉस उठाया। इसलिए लैरी का मानना था कि चार्ट्स के साथ साथ मार्केट बिहेवियर को भी समझना जरूरी है। इस बात से और अपने एक्सपीरियंसेस से लैरी ने ये तो सीख लिया कि अगर सक्सेस रेट ज्यादा करना है तो सिर्फ मार्केट के फ्लक्चुएशन पर बेट लगाने के साथ साथ मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझना भी जरूरी है। इसके साथ ही उसने ट्रेड रिपोर्ट, अर्निंग्स, फाइनेंशियल और कमर्शियल स्टैटिस्टिक को स्टडी करना शुरू किया और अपने ट्रेड के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करने लगा। उसने इस बात को गांठ बांध लिया कि जो भी ट्रेड लो तो मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन को देख कर लो और होल्ड करो ताकि लंबा प्रॉफिट आए। इसका मतलब ये सीधा सा प्रिंसिपल था कि अपने लॉसेस को जल्दी बुक कर लो और जो अपने प्रॉफिट्स है उनको जाने रहने दो। लोग अक्सर जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसकी वजह से वो बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। लेसन नंबर 4, फॉलोइंग द इंस्टिंक्ट। एक बार लैरी अटलांटिक सिटी में अपने दोस्त के साथ छुट्टी मना रहा था। तब उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। तब वो हार्डिंग ब्रदर नाम के एक ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे थे। वो रोज वहाँ के ब्रांच ऑफिस में जाकर मार्केट का हाल देखते थे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग थी। उसने यूनियन पैसिफिक नाम के एक स्टॉक को देखा और उसे लगा कि उसे बेच देना चाहिए। हालांकि तब मार्केट बुलिश था और उसका दोस्त ने उस स्टॉक को खरीद रखा था, लेकिन लैरी ने $1000
1000 शेयर यूनियन पैसिफिक स्टॉक के बेच दिए। फिर कुछ समय बाद उन्हें 2000 शेयर और बेच दिए। अगले दिन मार्केट थोड़ा सा गिरा, पर उतना नहीं जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। उसे लगा कि मार्केट और गिर सकती है, तो उसने 10,000 शेयर्स और बेच दिए। उसके बाद तो मार्केट वैसे ही गिरी जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था और उसे ट्रेड में लगभग $2.5 लाख कमाए। इस ट्रेड से उसने सीखा कि अपने इंस्टिंक्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसी समर में वो सरतोंगा स्प्रिंग्स गए थे और मार्केट को भी देख रहे थे। इस बार उसे लगा कि यूनियन पैसिफिक का स्टॉक जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रहा था। पर अगले दिन ब्रोकर का फोन आया और उन्होंने बताया कि इस स्टॉक को प्रमोटर्स जो है बेच रहे हैं और लैरी को भी बेचने को बोल दिया। लैरी ने इस बार अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर कर दिया और स्टॉक को बेच दिया और अगले ही दिन स्टॉक ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया और स्टॉक भाग गया। उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट किया, लेकिन उन्होंने जल्दी से लॉस बुक किया और तुरंत रिवर्स पोजीशन ले ली और $15,000 का प्रॉफिट कमाया। पर लैरी ने ये तो जरूर सीख लिया कि कभी भी अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए और दूसरों की टिप पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 5, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। इस लेसन को समझने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैरी लिविंगस्टोन, जिनकी हमने कहानी देखी, वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर में से एक है, जिनका नाम जस्सी लिवरमोर भी है। आपने इनकी कहानी ट्रेड लाइक जस्सी लिवरमोर की बुक में देखा था और इस बुक में आप इनके काम करने के ढंग के बारे में देख रहे हैं। तो लिवरमोर की सबसे अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि जब भी आपको पता लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उसी समय अपने मिस्टेक को सुधार देते थे और उस मिस्टेक को याद रख के कभी भी उसे दोबारा नहीं दोहराते थे। अक्टूबर 1907 में जब लैरी पहली बार मिलियनेयर बने तो उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है, पर गलती करने का डर उसके मन में जा ही नहीं रहा था। एक बार तो उन्होंने इतने सारे कॉटन कमोडिटी खरीद रखी थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी और उन्हें टेंशन होने लगी कि कल क्या होगा। फिर उनके दोस्त ने उन्हें एडवाइस दी कि सेल डाउन टू स्लीपिंग पॉइंट, जिसका मतलब था उतने ही लॉट खरीदने चाहिए जितने में आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने दोबारा ओवर पोजीशन साइजिंग को कभी नहीं दोहराया। उनका मानना था कि कमोडिटी मार्केट स्टॉक्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहते हैं क्योंकि उनमें डिमांड और सप्लाई के रूल अच्छे से काम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग टेप रीडिंग यानी कि प्राइस मूवमेंट को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपके फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट सही हो। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट 120 से 130 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है तो एक ट्रेडर को तब तक वेट करना चाहिए जब तक प्राइस इस रेंज को तोड़कर ऊपर या फिर नीचे नहीं चला जाए। लिवरमोर ने कहा कि लोगों के इतने सारे पैसे इसलिए नुकसान होते हैं क्योंकि लोग स्टॉक्स को सस्ता देखकर खरीद लेते हैं और महंगा देखकर बेच देते हैं बिना ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड समझे। लिवरमोर ने अपने सिस्टम को रिफाइन किया। उन्होंने देखा कि अगर मार्केट नैरो रेंज में है तो वहां पर ट्रेड करना मीनिंगफुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस लिमिट को क्रॉस ना कर ले तब तक वेट करना चाहिए, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पोस्टमार्टम डोंट पे डिविडेंड। इसका मतलब यह है कि जो बाद में हम एनालिसिस करते हैं वो करना जरूरी तो है, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट मिलता है सही समय पर एनालाइज करना और सही ट्रेड लेना। लिवरमोर के अनुसार स्पेकुलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना नेचर होता है। जब मार्केट उसके खिलाफ होता है तो इंसान होप करता है कि मार्केट वापस ऊपर चले जाए और उससे ज्यादा नुकसान होता है। जब मार्केट उसके फेवर में होता है तो इंसान डर के मारे जल्दी सेल कर देता है ताकि प्रॉफिट बुक हो जाए। इसकी वजह से वो कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाता। सक्सेसफुल ट्रेडर को अपने नेचुरल इंपल्सेस के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ता है। जब लॉस हो तो डरना चाहिए और जब प्रॉफिट हो तो होप करनी चाहिए, पर आदमी इसका रिवर्स करता है। लिवरमोर ने कंक्लूड किया कि एक इंसान शायद एक स्पेसिफिक स्टॉक या कमोडिटी में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अगर ये सोचे कि मैं पूरे मार्केट को ही बीट कर दूंगा तो वो इम्पॉसिबल है। आप हर सेगमेंट में अच्छे नहीं हो सकते, आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छे हो सकते हैं। मार्केट ट्रेंड और बेसिक कंडीशन के अगेंस्ट जाना हमेशा ही आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे बुक की समरी जो आपको बताएगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस बुक का नाम है नेकेड ट्रेडर और इसे लिखा है रॉबी बर्न्स ने। उन्होंने लगभग $32 मिलियन अपने ट्रेडिंग से कमाए और ये समरी आपको गाइड करेगी कि कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं उनकी लाइफ स्टोरी। रॉबी एक पुराने जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकल अखबारों से की थी, फिर ITV और चैनल 4 के लिए टेलीटेक्स्ट पर काम किया। 1990s के दौरान उन्होंने 2 साल तक हॉर्स रेसिंग पर जुआ खेला और खुद 2 घोड़े भी रखे, लेकिन कभी बड़ा पैसा नहीं कमाया। उसके बाद रॉबी वापस टेलीटेक्स्ट में चले गए, जहां उन्होंने एक शेयर और फाइनेंस सर्विस सेटअप की। उस वक्त तक रॉबी ने एक फोन सर्विस भी शुरू कर ली थी, जिसमें उन्होंने बफी द वैम्पायर स्लेयर से जुड़ी एक लाइन से 250,000 पाउंड कमा लिए। जब इंटरनेट का
इरा चल रहा था 2000 के आसपास, रॉबी ने एक कैफे भी चलाया। आज भी उन्हें उन कामों से कमीशन मिलता है जो उन्होंने 1990s में सेल किए थे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे हुई। ट्रेडिंग में शुरू करने से पहले वो आपको बताते हैं कि आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल, आपको ट्रेडिंग से क्या चाहिए। दूसरा सवाल, आप कितना रिस्क ले सकते हो। और तीसरा सवाल, शॉर्ट टर्म फन के लिए आए हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आ रहे हो। रॉबी की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट काफी रैंडम थी। उन्होंने सुना था कि स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट बनता है, तो उन्होंने बिना ज्यादा रिसर्च किए कुछ शेयर्स खरीद लिए। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट एक छोटी ऑयल कंपनी के शेयर्स में थी। एक फ्रेंड ने उनको बताया कि ये कंपनी का स्टॉक अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो रॉबी ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं उसे खरीदूंगा और उन्होंने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो उन्होंने रियलाइज किया कि बिना समझ के दूसरों के एडवाइस पर कभी भी शेयर्स नहीं लेने चाहिए। रॉबी अपने लेसन में समझाते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में लक पे रिलाई नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कॉमन गलती करते हैं, वो दूसरों के कहने पर या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का रियल सक्सेस तब होता है जब आप खुद अपनी रिसर्च करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। ये एक बड़ी लर्निंग थी उनके लिए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी बिना रिसर्च के ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस की। इस चैप्टर में रॉबी ने बेसिक ऑफ एनालिसिस भी कवर किया है। उन्होंने समझाया है कि कैसे 2 मेजर तरीके होते हैं स्टॉक्स को एनालाइज करने का, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, इस मेथड में आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, डेट और मार्केट पोटेंशियल। रॉबी ने सजेस्ट किया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आपको यही चीज यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कंपनी के रियल वैल्यू समझने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलायंस या टाटा मोटर जैसे बड़े नाम देख रहे हो तो आपको उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री ट्रेंड को भी स्टडी करना चाहिए। इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि एनएसई या बीएसई की वेबसाइट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों वेबसाइट से जाके कंपनी के रिपोर्ट्स देखने चाहिए, या फिर आप स्क्रीनर का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं। दूसरा अप्रोच होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये मेथड ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यूजफुल होता है। इसमें आप हिस्टोरिकल प्राइस डेटा और चार्ट्स देख सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा। इसमें आप कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ते हैं, मूविंग एवरेज पढ़ते हैं और आरएसआई जैसे इंडिकेटर को देखते हैं। रॉबी कहते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्ट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से शुरुआत करनी चाहिए, पर धीरे धीरे आप टेक्निकल इंडिकेटर को भी समझ में आने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो रॉबी के ये रूल्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप नए हो तो इनिशियली हमेशा छोटे अमाउंट से शुरुआत करो। मार्केट को समझने में टाइम लगता है और अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करोगे तो रिस्क भी कम होगा। दूसरा है ऑलवेज DYOR। दूसरों के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट मत करो। आपको हमेशा अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, चाहे आप किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से एडवाइस लेना हो या फिर नहीं, तब भी आपको चाहे किसी भी सिचुएशन में आपको अपना रिसर्च खुद ही करना चाहिए। तीसरा है बी रेडी टू लूज। स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं होते। आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि कभी कभी लॉसेस भी होंगे और ये जर्नी आपको यही सिखाएगी कि आपको बस अपना लॉसेस लिमिट करना आना चाहिए। चौथा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर गलती से सीखो। जैसे रॉबी ने अपने पहले ट्रेड से ये सीखा कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना गलत है, वैसे ही आपको भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा और उन्हें रिपीट नहीं करना होगा। पांचवा है सेट अ स्टॉप लॉस। रॉबी कहते हैं कि आपको एक स्टॉप लॉस हमेशा सेट करना चाहिए, जिससे अगर स्टॉक प्राइस में एक सर्टेन लिमिट तक गिर जाए तो आपका लॉस ज्यादा ना हो। इंडियन मार्केट में भी जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, विक्स हाई पे होता है, तो आपको स्टॉप लॉस काम करने चाहिए। भले आप सिस्टम पे ना लगाए, लेकिन आपको अपने माइंड में स्टॉप लॉस जरूर सेट होना चाहिए। लेसन नंबर 1 है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट शेयर्स। रॉबी बर्न्स स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक ट्रेडिंग का मेन प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी कंपनी को शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, और जब कंपनी लॉस करती है तो आपका पैसा भी रिस्क में होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं या कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप एक्चुअली में टाटा मोटर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर टाटा मोटर्स की कंपनी ग्रो करती है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है और ज्यादा सेल्स करती है, तो नेचुरली आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन जाता है या मार्केट में कोई मेजर नेगेटिव इवेंट होता है तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसमें भी लॉस दिखने लगेगा। रॉबी एक फनी स्टोरी शेयर करते हैं। उन्होंने अपने अर्ली डेज में एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम काफी ग्लैमरस था। उनको लगा कि बस नाम तो बड़ा है ही, कंपनी सक्सेसफुली होगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में थी। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक रूल बनाया कि हमेशा मैं जो नाम है, नाम से बाहर नंबर को देखूंगा। वो कहते हैं लुक एट द नंबर्स।
अगला टॉपिक है लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। रॉबी ने स्टॉक्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी में समझाया है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कौन सी कंपनी है और किस टाइप की कंपनी का रिस्क कितना होता है और रिटर्न कितना होता है। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी बहुत सारी। लार्ज कैप कंपनीज का स्टॉक जनरली स्टेबल होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरे टाइप की कंपनी है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं और इनमें इन्वेस्ट करना मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न का बैलेंस दे सकता है। इंडियन मार्केट में मिड कैप कंपनीज हैं जैसे कि वोल्टास, आरती इंडस्ट्रीज, और ये इनमें अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिलती हैं। तीसरी टाइप की कंपनी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज होती हैं और इनमें इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन अगर ये कंपनी ग्रो करती हैं तो रिटर्न जो है आपको 3 गुने, 10 गुने और बहुत ज्यादा गुने दे सकती हैं। रॉबी कहते हैं कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो और पोटेंशियली हाई रिटर्न के लिए जाते हो तो स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। अब थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं डिविडेंड का रूल क्या होता है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर होता है जो कि है डिविडेंड्स। रॉबी एक्सप्लेन करते हैं कि डिविडेंड्स वही हिस्सा है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये पैसिव इनकम का एक तरीका होता है जो आपको स्टॉक होल्ड करने में मदद करता है। रॉबी बताते हैं कि कुछ कंपनीज हमेशा रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं, जैसे कि ITC, कोल इंडिया और ONGC। इंडियन इन्वेस्टर के लिए ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्पेशली अगर आपको वो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम चाहिए तो। इस चैप्टर में रॉबी अपने पर्सनल स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉलिड है या नहीं है, क्या वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकती है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल। ये देखो कि कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और डेट कैसा है। एक हेल्दी कंपनी हमेशा स्टेडीली ग्रो करती है और उसका डेट जो है वो मैनेजेबल होता है। तीसरा है डिविडेंड। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है। चौथी चीज़ है इंडस्ट्री ट्रेंड। ये देखना ज़रूरी है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफ़ी प्रॉमिसिंग माना जा रहा है, जैसे कि आप AI के उसमें देख सकते हैं, और जो ग्रीन एनर्जी होती है उस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हैं। लेसन नंबर 2 है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट्स का गेम नहीं है, ये आपके दिमाग का भी गेम है। रॉबी ने इस चैप्टर में ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे लोग अपने इमोशन की वजह से स्टॉक मार्केट में गलत डिसीजन ले लेते हैं और ये इमोशनल ट्रेडिंग कैसे आपको लॉस में ले जा सकती है। रॉबी अपने अर्ली डेज के बारे में बताते हैं जब उन्होंने पहली बार स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की। एक बार उन्होंने एक स्टॉक खरीदा था जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट क्रैश होने लगा और स्टॉक प्राइस रैपिडली गिर गया। पैनिक में आके रॉबी ने अपने शेयर्स लॉस में बेच दिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मार्केट रिकवर हो गया और उनका जो स्टॉक प्राइस था वो डबल हो गया। इस इंसिडेंट से उन्होंने ये सीखा कि फियर और ग्रीड से हमेशा बचना चाहिए। ट्रेडिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फियर, ग्रीड और डिसिप्लिन। सबसे पहली बात फियर। जब मार्केट गिरती है तो लोगों को अपना पैसा खो देने का डर होता है, इस वजह से वो अपने शेयर्स बेच देते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो। रॉबी कहते हैं कि मार्केट क्रैश एक टेम्परेरी फेज होता है और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो एक पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए हमेशा। दूसरा इमोशन है ग्रीड। जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है तो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने स्टॉक को और ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ग्रीड के चक्कर में वो एग्जिट का जो राइट टाइम होता है वो मिस कर देते हैं और मार्केट रिवर्स होने लगती है। रॉबी इस सिचुएशन में कहते हैं कि पैसा तब कमाओ जब मार्केट आपको मौका दे, हमेशा ग्रीड को पीछे मत भागो। इस बुक में इमोशनल कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स बताई हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग प्लान सेट करो। हर ट्रेड के लिए एक क्लियर प्लान बनाओ, इसमें एंट्री प्राइस लिखो, एग्जिट प्राइस लिखो और स्टॉप लॉस डिफाइन करो ताकि आप कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना लो। दूसरा है स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस का यूज करने से आपके जो इमोशनल कंट्रोल है वो हमेशा बैलेंस वे में रहेंगे।
जब स्टॉक प्राइस आपके डिफाइंड लिमिट तक गिर जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए और आपको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए। और तीसरा है मेडिटेशन और ब्रेक। रॉबी सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी मार्केट से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में ट्रेड करते रहोगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेसन नंबर 3 है स्टॉक सिलेक्शन का साइंस। रॉबी कहते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 5-10 साल तक स्टॉक्स को होल्ड करना चाहता है, या फिर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना चाहता है। रॉबी अपनी स्ट्रेटेजी में फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल को स्टडी करते हो, उसका प्रॉफिट देखते हो, लॉस देखते हो, डेट देखते हो और रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो। आपको सिर्फ लोगों के टिप्स या फिर न्यूज के बेसिस पे स्टॉक नहीं खरीद लेनी चाहिए बिना कंपनी के फंडामेंटल को समझे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेन चाहते हो तो हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ जरूर चेक करो। रॉबी बताते हैं कि कुछ की मैट्रिक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका हम कहते हैं पीई रेशियो। ये कंपनी का वैल्यूएशन दिखाता है। अगर कोई कंपनी हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर को उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई पीई का मतलब ओवर वैल्यूएशन होता है। इसलिए जब भी कोई आप पीई रेशियो को एनालाइज करो तो ये जरूर देखो जो पीयर कंपनीज हैं, सिमिलर कंपनीज हैं, उनके पीई रेशियो क्या चल रहे हैं। दूसरा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये मेजर करता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अच्छी कंपनी का ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो रहेगा। तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो कंपनी के डेट को इवेल्युएट करता है कि कंपनी पे कितना कर्ज है। रॉबी कहते हैं कि ऐसी कंपनियों को अवॉइड करो जिनका डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मार्केट कंडीशन खराब होती है तो ये कंपनी पहले कोलैप्स करती हैं। फंडामेंटल्स के अलावा रॉबी टेक्निकल एनालिसिस का भी जिक्र करते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हेल्पफुल है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक प्राइसेस के पास्ट मूवमेंट और चार्ट्स को देखते हैं ताकि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको। जैसे आप मूविंग एवरेज देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हो। इन सब का यूज करके आप ये डिसाइड करते हो कि फ्यूचर मूवमेंट ऑफ प्राइस क्या रहेगी। अब देख लेते हैं रॉबीज की नेकेड ट्रेडर की चेकलिस्ट। रॉबी ने नेकेड ट्रेडर की चेकलिस्ट दे रखी है। सबसे पहला है कंपनी की फंडामेंटल। ये देखो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं। दूसरा है डेट। कंपनी का डेट जरूर देखो कि कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये दिक्कत है, मैनेजेबल होना चाहिए। तीसरा है इंडस्ट्री ट्रेंड। चौथा है वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट के नॉर्म के हिसाब से देखो। और पांचवा है डिविडेंड यील्ड। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो डिविडेंड वाले स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेसन नंबर 4 है द ट्रेडिंग प्लान। रॉबी ने अपनी वेबसाइट बनाई है और संडे टाइम्स में SIPP के बारे में कॉलम लिखना शुरू किया। 2007 तक उनका SIPP 165,000 पाउंड के आसपास का था और शेयर ट्रेडिंग से उनकी टोटल प्रॉफिट 500,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। आजकल उनकी वेबसाइट थोड़ी कम एक्टिव है, लेकिन वो ADVFN और मास्टर इन्वेस्टर के लिए कभी कभी आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा वो साल में लगभग 6 बार ट्रेडिंग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉबी का तरीका थोड़ा यूनिक है। उन्होंने कभी भी फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अपने जर्नलिस्टिक कॉन्टैक्ट और पहले के वेंचर्स की वजह से वो नेशनल प्रेस में फीचर हुए। उनका ये कहना है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। रॉबी का एक पर्सनल ट्रेडिंग प्लान टेम्पलेट है जिसमें सबसे पहला आता है गोल सेटिंग। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस पर्पस के लिए ट्रेड कर रहे हो। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ करना चाहते हो। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड के लिए आपको एक क्लियर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रॉबी सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी ट्रेड में अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज्यादा रिस्क ना करें। तीसरा है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन कर ले, जिससे आप इंपल्सिव डिसीजन ना ले पाएं। रॉबी एक रूल फॉलो करते हैं कि नेवर एंटर अ ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। चौथा है रिव्यू एंड अडेप्टेशन। हर ट्रेड के बाद अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने क्या गलती की आज के ट्रेड में और उसके बाद आप उसको ना दोहराएं। रॉबी हमेशा कहते हैं कि डोंट चेज लूजेस। कई बार ट्रेडर जो हैं वो लॉस होने पर ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि हम लॉस रिकवर कर पाएं। रॉबी कहते हैं कि इनसे बचें। इसके लिए कभी भी ओवर ट्रेड ना करें और हर ट्रेड में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। रॉबी का ट्रेडिंग का तरीका मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग का है और वो कहते हैं कि ये लेजी लोगों के लिए परफेक्ट है जो फुल टाइम जॉब भी करते हैं और थोड़ा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। स्प्रेड बेटिंग के साथ साथ वो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी रखते हैं। ट्रेडिंग के उनके कुछ रूल्स है और टिप्स हैं। ये वीडियो की आखिरी चीज है। रॉबी के ट्रेडिंग रूल्स बहुत ही सिंपल है। आप उनको सबसे पहले है नुकसान उठाओ,
प्रॉफिट कमाओ। वो छोटे छोटे नुकसान लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो वो उसे और बढ़ने देते हैं। दूसरा है इमोशन को कंट्रोल करो। इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब शेयर गिर रहे हो। पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है रिसर्च करो। इन्वेस्ट करने से पहले शेयर्स की अच्छी रिसर्च करो, फाइनेंशियल हेल्थ देखो, डेट देखो, पी रेशियो देखो, सब कुछ देखो। चौथा है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वही स्टॉक्स खरीदो जो कि अप ट्रेंड में हो, जो गिर रहे हैं उनसे दूर रहो। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो आपको वही स्टॉक देखने हैं जो अप ट्रेंड में हो, वो नहीं देखने जो डाउन ट्रेंड में हो। पांचवा है स्टे कूल। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रही तो घबराओ मत और पेशेंस रखो। इसके लिए आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो अगर आप लॉस भी कर दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो डेली दिनचर्या है उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ट्रेडिंग करना सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना टफ होता है। रिसर्च दिखाता है कि 90% ट्रेडर पैसा गवा देते हैं। इसलिए ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लॉसेस ज़्यादा ही होते हैं। ये किताब जिसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, इसका मकसद यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को समझाए और लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। इस समरी में हम डिटेल से देखेंगे, जिसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग क्या है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का मतलब है ऐसे ट्रेड लेना जिनका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा वेल प्लान ट्रेड्स लेते हैं और डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं। उनका फोकस प्रॉफिट कमाने पर होता है, ना कि सिर्फ मार्केट में एक्टिव रहने पे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वो होते हैं जहां पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है और जहां पास्ट परफॉर्मेंस पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखाती है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहला है हार्ड वर्क। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। रिसर्च, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट सबका पार्ट होता है। रेगुलर प्रैक्टिस और मार्केट स्टडी ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझ सकें। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से ट्रेडर मार्केट को बेटर समझ पाते हैं और गलतियों से सीखते हैं। पहले कुछ सालों में मिस्टेक्स कॉमन हैं, लेकिन इन मिस्टेक्स से सीखना ही इम्प्रूवमेंट का रास्ता है। तीसरा है कैपिटल। सफिशिएंट कैपिटल होना ज़रूरी है ताकि आप बड़े रिस्क ले सकते हैं और लॉसेस को अब्जॉर्व कर सकते हैं। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से आप सर्वाइव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं और इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं। वो डिसिप्लिन ही होता है जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सीखने का लर्निंग प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। एक्सपीरियंस और मार्केट एनालिसिस से ट्रेडर इंप्रूव करते हैं। इनिशियल ईयर में ट्रेडर को लॉस फेस करना पड़ता है, लेकिन ये लर्निंग का पार्ट होता है। गलतियों से सीखना और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना ज़रूरी है। कई किताबें और कोर्स हैं जो ट्रेडिंग को ईजी दिखाते हैं, लेकिन असली सक्सेस प्रॉपर प्रैक्टिस और पेशेंस से ही मिलती है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है सीखने का, वो है पेपर ट्रेडिंग। रियल मनी रिस्क करे बिना पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। यह आपको मार्केट के मूवमेंट्स को समझने और अपने स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का मौका देता है। फिर अगला स्टेप आता है रियल मनी ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग के बाद स्मॉल अमाउंट में रियल मनी से ट्रेड करना शुरू करें। इमोशनल एस्पेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस रियल मनी के ट्रेडिंग से ही आएगा। और तीसरा स्टेप होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर ट्रेड के बाद अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और सीखने की कोशिश करें, तो जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उसी से आप एक बेटर ट्रेडर बनते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से ट्रेडर बन जाएंगे। अगला टॉपिक है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है बैक टेस्टिंग। हिस्टोरिकल डेटा पर अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आपको उसकी इफेक्टिवनेस का पता चले। बैक टेस्टिंग से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपकी स्ट्रैटेजी पास्ट मार्केट कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर रही थी। अगला स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये इंक्लूड करता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, पोजीशन साइजिंग और ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस। रिस्क मैनेजमेंट से आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप होता है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। इमोशंस और इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से आप अपने रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को पा सकते हैं। एक ट्रेडर था जो स्टार्टिंग में उसने लगभग $1 लाख का लॉस कर दिया था, लेकिन फिर उसने ट्रेडिंग प्लान बनाया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने लॉस को रिकवर ही किया, बल्कि अपने प्रॉफिट में भी आया। इसके अलावा आपने मार्केट विजर्ड में बहुत सारे ट्रेडर देखे होंगे जो स्टार्टिंग में लॉसेस थे
उनको बहुत सारे लॉस हुए थे और फिर प्लान को फॉलो करके, स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो प्रॉफिट में आए। इन एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना पॉसिबल है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टूल्स की भी जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला है रियल टाइम कोड्स। रियल टाइम कोड्स और चार्ट यूज करना जरूरी है ताकि आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। रियल टाइम डेटा से आप मार्केट के करंट कंडीशन को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। रियल टाइम कोड्स आपको मिलते हैं आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे ज़ीरोधा हो गए, ग्रो हो गया। अगला टूल है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एफिशिएंट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से आप मार्केट एनालिसिस और ट्रेड एग्जीक्यूशन बेटर कर सकते हैं। एडवांस सॉफ्टवेयर से आपको बेटर इंसाइट मिलते हैं और आपकी ट्रेडिंग और एनालिसिस फास्ट और एक्यूरेट होती है। और तीसरी चीज़ है न्यूज़। मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। न्यूज़ से आपको मार्केट की लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता चलता है जो आपके ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस बुक से वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आप मार्केट का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम से मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना इफेक्टिव होता है, जैसे कि डेली और वीकली चार्ट से मेजर ट्रेंड्स को समझने में मदद मिलती है और 30 मिनट या फिर 1 घंटे के चार्ट से ट्रेड एग्जीक्यूशन और टाइमिंग में इंप्रूव होती है। ट्रेडिंग के बाद ट्रेड्स को मॉनिटर करना भी जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड्स को मॉनिटर करना बेटर होता है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ट्रेड्स को रेगुलरली रिव्यू करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एग्जिट और स्टॉप लॉसेस। ट्रेडिंग में एंट्री पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही एग्जिट और स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप का यूज करके आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप्स को स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सेट करना जरूरी है ताकि अननेसेसरी लॉसेस को अवॉइड किए जा सके। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करना होता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना जरूरी है अगर आपको एक बेटर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD का यूज करके आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान और डेली गेम प्लान जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। गेम प्लान दिन का ट्रेडिंग के डिसीजन को डिफाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि आप मार्केट ओपन होने से पहले रेडी रहें, अपना होमवर्क करके रहें। ट्रेडिंग प्लान को लिखना और रेगुलरली रिव्यू करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप जब कोई पढ़ाई करते हैं उसमें रिवाइज कर रहे होते हैं। अगली चीज़ आती है डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। डिसिप्लिन एक अच्छे ट्रेडिंग के सक्सेसफुल होने का सक्सेस की होता है। डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉसेस को जल्दी कट करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को चलने देता है। अगर आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है तो उसके 4 मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ट्रेडिंग प्लान बनाते वक्त आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में 100% रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर 1 महीने में 80% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी और ट्रेडर ने उसे अचीव किया होना चाहिए। दूसरा है मार्केट एनालिसिस। डिफरेंट मार्केट का एनालिसिस करना और उनके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस से आपको बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना और उनकी बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी का कंसिस्टेंट और पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंश्योर करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट में इस स्ट्रैटेजी ने इस टाइम फ्रेम पे अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। और चौथा और जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स डिफाइन करना और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका कैपिटल को प्रॉफिट ग्रो करना। ये रूल्स लॉस को कंट्रोल करने और कैपिटल को प्रिजर्व करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से आप अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर और मैक्सिमम लॉस लिमिट, इन सब को डिफाइन करके ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं। पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट लेना है ये डिफाइन करना जरूरी है। दूसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर, उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सेट करना ज़रूरी होता है। जहाँ पे ऑब्वियस रेजिस्टेंस है, ऑब्वियस सपोर्ट है, उस पर नहीं करके
थोड़ा पॉइंट दूर रखना ज़रूरी है। तीसरा है मैक्सिमम लॉस लिमिट। डेली हो चाहे वीकली हो और मंथली हो, इनका आपको लॉस लिमिट पता होना चाहिए कि अगर एक दिन में आपका इतना लॉस हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। एक हफ्ते में इतना लॉस हो गया है अगर आपने डिसाइड कर रखा है और उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। इसी तरह मंथली में भी आप कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इमोशन को कंट्रोल करना और रेशनल डिसीजन लेना जरूरी है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पेशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन से आप इमोशनल बायसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी ग्रीड के कारण आपको लगता है कि यार ये और भगते हुए जाएगा तो मैं इसे और प्रॉफिट कमाऊंगा। कभी कभी फियर के कारण आपको लगता है कि यार ये गिरते हुए जाएगा। लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है तब जाके आप जो है इन इमोशंस से ट्रेड नहीं करते। रियलिस्टिक गोल सेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं उनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर आपको रियलिस्टिक गोल होंगे और वो अचीव हो रहे होंगे तो आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन की। ट्रेडिंग प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना उतना ही ज़रूरी होता है जिस तरह आप जब किसी लड़ाई में जाते हैं तो आपके पास बैकपैक होता है, उसमें सामान होता है, हथियार होता है, मेडिकल किट होती है, सब कुछ होता है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेड में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको पहले से ही प्लान करना होता है। एक वेल डिफाइंड प्लान से आप अपने ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। प्लान को फॉलो करना और रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना कि आपने आज सही किया नहीं किया, क्या आपने अपने जो स्टॉप लॉसेस है उनको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया। एक ट्रेडिंग प्लान के 6 स्टेप होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है। मार्केट एनालिसिस होता है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर देखना होता है कि मार्केट कर क्या रही है। तीसरा होता है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट जिसमें आपको जो इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिनका आपने बैक टेस्ट कर रखा है आप बस उन्हीं को यूज़ करें। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप ट्रेड लें तो आपका रिस्क मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पोजीशन साइजिंग होना ज़रूरी होता है कि सही मात्रा में आपको पोजीशन साइज लेना है, मतलब सही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ट्रेड करने हैं। पांचवा है ट्रेडिंग स्केड्यूल। आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग स्केड्यूल को मॉनिटर करना है और अपना रूटीन फॉलो करना है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस रिव्यू। एक हफ्ते के ट्रेड के बाद आप देख सकते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया वीकली बेसिस पे, उसी तरह मंथली बेसिस पे, उसी तरह ईयरली बेसिस पे। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जैसे कि स्कैल्पिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजीशन ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं जो मार्केट के स्मॉल प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। डे ट्रेडिंग में आप सेम डे के अंदर ट्रेड लेते हैं लेकिन जो थोड़े बड़े मूव होते हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप मल्टीपल डे, जैसे कि आपने आज ट्रेड लिया और 3-4 दिन तक उसे होल्ड किया, एक बड़ा मूव आया उसे कैप्चर किया, वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। और पोजीशन ट्रेडिंग होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो कि मार्केट ट्रेंड्स और साइकिल का फ़ायदा उठा के आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की। सबसे पहला आता है ओवर ट्रेडिंग। बिना प्रॉपर एनालिसिस के एक्सेसिव ट्रेडिंग करना ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। ओवर ट्रेडिंग से अननेसेसरी रिस्क और लॉसेस बढ़ते हैं। प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन से आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर करना, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर ट्रेडर करता है। इसी के कारण आपका जो लॉसेस है वो बढ़ते हैं, कैपिटल डिप्लीट होता है। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने से जो अवॉइडेबल रिस्क होते हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। और तीसरा है चेजिंग लॉसेस। लॉसेस को रिकवर करने के लिए इम्पल्सिव ट्रेड लेना, जैसे आपका एक लॉस हुआ आप उसको रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड ले लेते हैं, ये बहुत ही गलत है और अक्सर मैं भी ऐसा कर देता हूँ। लेकिन अब तो मैं थोड़ा लिमिट में करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 1-2 महीने तक ऐसे नहीं किया लेकिन फिर अचानक से मैं कभी कभी ऐसा कर देता हूँ लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत ही गलती है। लेकिन मैं उसे बाद में रिव्यू ज़रूर करता हूँ। चौथा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ट्रेडिंग प्लान और रूल्स को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जिनकी वजह से ट्रेडर लॉस उठाते हैं बार बार। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलेगी। और पांचवा होता है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशन के बेसिस पर ट्रेड लेना, जैसे कि फियर और ग्रीड को कंट्रोल करने देना अपने माइंड को, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना। तो इस बुक में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्प्रूविंग ट्रेडिंग स्किल। अगर आप अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। रेगुलर ट्रेडिंग कोर्सेज और सेमिनार को अटेंड करें। जो भी आपको बुक मिलती है या फिर हमारे चैनल से बुक समरी मिलती है आप उसे सुने। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ट्रेडिंग एजुकेशन से आप अपने नॉलेज और स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस।
पेपर ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे आपको डेमो अकाउंट मिल जाते हैं जिसमें आपको डेमो मनी मिलता है, जिससे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट भी कर चुके होंगे, जैसे कि सिमुलेटर हैं, ऑप्स्ट्रा में होता है, एल्गो टेस्ट में होता है, और भी बहुत सारे सिमुलेटर है, आप उनमें अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अगली है मेंटरशिप। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर से गाइडेंस चाहिए जो कि पहले से मार्केट में काम कर रहा हो। अगर आपको मेंटरशिप डायरेक्ट नहीं मिलती तो आप बुक्स के थ्रू, सेमिनार के थ्रू भी देख सकते हैं। चौथा है फीडबैक। रेगुलर परफॉर्मेंस फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट करना एक ट्रेडर के सक्सेसफुल होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फीडबैक से आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो ज़रूरी इंप्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। और पांचवा होता है नेटवर्किंग। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और फोरम से नेटवर्क करें और अपनी नॉलेज शेयर करें। आपने अक्सर देखा होगा जब दो स्पोर्ट्समैन होते हैं और वो अपनी गलतियों को एक दूसरे को बताते हैं और आपस में ही वो ये भी बताते हैं कि इसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, क्रिकेट में भी एक दूसरे को लोग एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे काम करो। जैसे जब हम जिम भी जाते हैं तो जिम में भी आपको बहुत सारे लोग डाइट के बारे में बताते हैं कि यार ये डाइट लेनी चाहिए, ये एक्सरसाइज को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो है नेटवर्किंग का पार्ट होता है। नेटवर्किंग से आप जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड है और स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में वो उनके बारे में अपडेट रहते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई ट्रेडर होता है जो स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा होता है और आप किसी और ट्रेडर से मिलते हैं जो डे ट्रेडिंग में अच्छा होता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा होता है, तो आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ट्रेडर की डेली ट्रेडिंग रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले 6 बजे उठ के वो प्री मार्केट एनालिसिस करता है और मार्केट न्यूज़ को देखता है कि आज उसे मार्केट कैसी कंडीशन रहने वाली है और किस बेसिस पे उसको आज ट्रेड करना है। 8 बजे होते हैं वो ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करता है और देखता है कि पोटेंशियल ट्रेड कौन कौन से आइडेंटिफाई हो सकते हैं और उनको वॉच लिस्ट में रख लेता है। 9:30 बजते ही मार्केट जब ओपन होती है तो वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। 12 बजे वो देखता है कि क्या उसका कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है या प्रॉफिट टारगेट बुक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड्स को एडजस्ट करता है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है और पोस्ट मार्केट रिव्यू करता है कि आज उसने कैसे कैसे किया या मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और 5 बजे शाम के वो डेली परफॉर्मेंस जर्नल में एंट्री लिखता है अपनी कि ट्रेड कैसे किया, आज उसने किस बेसिस पर ट्रेड लिया, कौन सा सिस्टम को फॉलो किया, प्रॉफिट रहा नहीं रहा, अगर लॉस रहा तो क्यों रहा और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप इन प्रिंसिपल को और इस रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, तो आपके जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। मुझे पता है कि जब हम नए नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कब एंट्री लूं, कब एग्जिट लूं, इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं। इसलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीव बर्न्स ने। इस बुक में आप 2 ट्रेडर के बारे में जानेंगे, एक जो नए ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करने जा रहा है और दूसरा रिच ट्रेडर जो अपने ट्रेडिंग्स में सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं तो ये 8 लेसन आपको ट्रेडिंग में होने वाली गलतियों के बारे में बताएगी और आप ये भी जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है ट्रेड को लेकर। पूरी वीडियो में नए ट्रेडर को हम न्यू ट्रेडर कहेंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर को रिच ट्रेडर। लेसन नंबर 1, एक नया ट्रेडर सुबह सुबह उठा और उसने अपने दिल की धड़कनों में एक्साइटमेंट महसूस की। उसने मेहनत से अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया था। उसने रेगुलर जॉब के अलावा वीकेंड में पिज्जा डिलीवरी करके एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे, लेकिन अब वो जिंदगी के उस हिस्से से निकल चुका था। उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट था जिसमें $10,000 की प्राइस था। उसने सोचा कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। उसने CNBC देखा और कई ट्रेडिंग गुरुज को फॉलो किया। उसका मानना है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। अगर कोई अकाउंट ज्यादा नुकसान हो जाता तो वो बस एक नया अकाउंट खोल लेता और जब ज्यादा प्रॉफिट होता तो उसका जो सिलेक्टिव मेमोरी है उसे बस हमेशा अच्छे ट्रेड्स ही याद दिलाता। इसका मतलब उसे अब कभी भी अपने लॉसेस के बारे में याद नहीं रहता। उसे कभी ये नहीं पता लगता कि उसके सिस्टम में क्या गलती थी जिसके कारण उसे लॉस हुआ। उसने सोचा कि कुछ ही महीनों में वो अपने अकाउंट को दुगना कर देगा और फिर साल के एंड तक फिर से दुगना कर देगा, जिससे उसका अकाउंट $40,000 का हो जाएगा। उसने कुछ किताबें पढ़ी और सोचा कि वो भी ऐसा ही करेगा, पर वो ये भूल गया कि लेजेंडरी ट्रेडर उन्होंने भी शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें और नुकसान सहे। कुछ तो बैंकरप्ट भी हुए। जब उन्होंने रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारे ट्रेडर को बैंकरप्ट भी होना पड़ा। लेकिन न्यू ट्रेडर का एक्साइटमेंट ही इतना था कि उसने ये सब नहीं देखा। उसने सिर्फ वही चीज देखी जो वो देखना चाहता था। जब उसने अपने ट्रेडिंग रूल्स को समझना शुरू किया तो उसका पहला सवाल यही था कि कौन सा स्टॉक ट्रेड करें। उसने सोचा कि उसको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो जल्दी से उसके जो पैसे हैं उसको दुगना कर दे
या फिर उसे किसी स्टॉक को हर बार मतलब 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे और 26% का रिटर्न पाना पड़ेगा हर बार। उसका मैथ में दिमाग अच्छा था और उसने सोचा कि ट्रेडिंग भी बस एक तरह की मैथ ही है। उसने अपने सपने में ये सब सोच रहा था कि कुछ ही सालों में वो करोड़पति बन जाएगा। उसके पास एक मेंटर था जिसका नाम है रिच ट्रेडर, जो शहर में रहता था। तो न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के पास गया। तुम सोच रहे हो कि तुम पहले साल में ही टॉप ट्रेडर में से एक बन जाओगे, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है एक बिगनर के लिए। न्यू ट्रेडर ने अपना प्लान बताया कि वो अपने अकाउंट को जल्दी से दूना करना चाहता है। रिच ट्रेडर ने उसे समझाया कि ऐसे रिटर्न्स कभी कभी सिर्फ स्पेशल इवेंट में ही होते हैं, जैसे कि 20s के बुल मार्केट के दौरान या 90s के इंटरनेट स्टॉक बूम के दौरान। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टॉक्स को चुनना और उन्हें सही समय पे खरीदना और बेचना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे भी समझाया कि मार्केट अगर बियरिश हो जाए तो तुम्हारा स्टॉक गिर सकता है। उन्होंने न्यू ट्रेडर को समझाया कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कि तुम्हें हमेशा ध्यान ट्रेडिंग पर होना चाहिए, प्रॉफिट पर नहीं। अच्छे ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। जब न्यू ट्रेडर ने पूछा कि रियलिस्टिक रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रिच ट्रेडर ने कहा कि एक अच्छा ट्रेडर साल में 20% से 50% का रिटर्न कर सकता है, लेकिन पहले साल में ज्यादातर ट्रेडर को नुकसान ही होता है क्योंकि तब उन्हें ट्रेडिंग का तजुर्बा नहीं होता। तो सबसे पहला माइंडसेट डिफरेंस यही है कि नए ट्रेडर ग्रीडी होते हैं और उनकी मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि अगले साल ही करोड़पति बनना। और जो रिच ट्रेडर होते हैं वो हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेसन नंबर 2, न्यू ट्रेडर जो अपने स्टॉक को सारी सुबह देखता रहा, उसका स्टॉक पहले $9.25 से बढ़कर 9.55 तक गया, फिर घटकर 9.45 हो गया। जब बाकी स्टॉक गिरेंगे तो उसका स्टॉक हरा चमक रहा था, ये देख के उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन डाउ जोन्स रेड में था और नैस्डैक बस थोड़ा सा ग्रीन बना हुआ था। जैसे ही उसका स्टॉक $9.40 पर पहुंचा, न्यू ट्रेडर ने सोचा कि अब वो 1000 शेयर्स खरीद लेगा, क्योंकि उसे लगा कि ये स्टॉक अगले महीने $12 तक पहुंच सकता है, जिससे उसको $2600 का प्रॉफिट हो जाएगा। उसने $9.25 पर बाय किया क्योंकि स्टॉक ने $9 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था। जैसे ही स्टॉक 9.25 तक गिरा, न्यू ट्रेडर ने जल्दी से ऑर्डर प्लेस किया, पर जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसने देखा कि उसने $9.35 पर खरीदा है, लेकिन मार्केट प्राइस घटकर 9.10 हो चुका था। इसका मतलब था कि उसे अभी $250 का लॉस हो रहा था। उसने खुद को समझाया कि $9 पर स्टॉक सपोर्ट लेगा और फिर $12 तक जाएगा। पर रियल पैसा लगाने और पेपर ट्रेडिंग में फर्क होता है। जब स्टॉक थोड़ा सा बढ़कर $9.40 तक पहुंचा, तब भी उसे डर लग रहा था कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, जिसके कारण उसे स्ट्रेस होने लगा। रिच ट्रेडर ने उसे एक बार बताया कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहला है एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान का ना होना और उस पर भरोसा नहीं होना। दूसरा है गलत पोजीशन साइजिंग होना, जैसे कि नए ट्रेडर सोचते हैं कि 1000 शेयर्स थे, तो रिच ट्रेडर ने उसे सलाह दी कि आप 300 शेयर्स या 400 शेयर ही बाय कीजिए। और तीसरा कारण ये समझना चाहिए कि मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा लेसन है न्यू ट्रेडर जब ट्रेड लेता है उसे स्ट्रेस होता है और रिच ट्रेडर को स्ट्रेस मैनेज करना आता है। लेसन नंबर 3, एक नया ट्रेडर जिसे हम न्यू ट्रेडर कह रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले उठा क्योंकि उसको फाइनली ट्रेडिंग करने का दिन मिला था। उसने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई और अपने दिन की तैयारी के लिए कंप्यूटर पर साइन इन किया। उसने अपना स्टॉक SRRS का प्री मार्केट देखा, वो था $9.70। उस ट्रेड में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे में अंदर बहुत टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। तो मार्केट खुलते ही उसने SRRS के 500 शेयर $9.75 पर बेच दिए और $200 का प्रॉफिट बुक कर लिया, और जिसमें से $10 कमीशन पर चला गया। इससे उसको $180 का प्रॉफिट हुआ, जो उसका पहला ट्रेड था। अब भी उसके पास SRRS के 500 शेयर थे जो वो अर्निंग्स तक होल्ड करने वाला था और उसे उम्मीद थी कि वो $12 तक जाएगा। उसने अपने स्टॉक का प्राइस देखा, ये एक वॉलेटाइल स्टॉक था जो डेली का 5% ऊपर या नीचे की वॉलेटिलिटी रहती थी। उसने चार्ट देखा, उसे प्राइस अच्छा लगा और उसने बाय कर लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने उस प्राइस पर क्यों खरीदा? क्या ये शॉर्ट टर्म प्राइस सपोर्ट था इसलिए खरीदा? क्या ये मेरा कोई अनुमान था इसलिए खरीदा? क्या उसके पास सच में कोई सिस्टम था जिससे वो ट्रेड कर रहा था, या बस वो एक डिस्क्रिशनरी मेथड यूज कर रहा था? उसने पाया कि उसके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं था। उसके पास $5000 ट्रेड अकाउंट में पड़े थे, तो उसने सोचा क्यों ना ट्रेड ले लिया जाए। जब उसने रिच ट्रेडर से पूछा कि इन सवालों का जवाब मेरे पास क्यों नहीं है, तब उन्होंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला है कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्लान ना होना, दूसरा बोर होना और एक्साइटमेंट ढूंढना, और तीसरा है एरोगेंट होना, सोचना कि आप दूसरे ट्रेडर से ज्यादा स्मार्ट हैं। और इसका सॉल्यूशन है कि आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए ट्रेड करें, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, या अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं। ज्यादातर समय प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अगर आप एक सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं जो आपको मार्केट में एडवांटेज देता है और आपके पास एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है उसका एक ट्रेडिंग प्लान होता है, तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और हमेशा अपने एंट्री और एग्जिट सिग्नल का वेट करेंगे। तो ये है तीसरा लेसन, ट्रेड योर सिस्टम नॉट योर ओपिनियंस। लेसन नंबर 4,
न्यू ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में एक नए मोड़ पर पहुंच चुके। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें सीरियसली ट्रेडिंग प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने अपनी फेवरेट ट्रेडिंग बुक की मदद ली और कुछ जरूरी सवालों के जवाब देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि प्लान लिखने के लिए ये सवाल बहुत जरूरी हैं, जैसे कि ट्रेड में कब एंटर करना है, कब सेल करना है, हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और किस तरह स्टॉक ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर ने सोचा कि वो ट्रेंड्स को ट्रेड करेगा और इसके लिए उन्हें प्राइस और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ को देखना होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सपोर्ट पॉइंट पर खरीदने के बजाय जब स्टॉक न्यू हाई या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब खरीदेंगे। न्यू ट्रेडर ने अपने लिए एक प्रॉफिट टारगेट भी सेट किया। न्यू ट्रेडर ने ये भी डिसाइड किया कि वो हर स्टॉक पे $5000 का ट्रेड करेगा और उसके हिसाब से शेयर्स खरीदेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मार्केट के हॉटेस्ट स्टॉक को ट्रेड करेंगे जो रोजाना कम से कम 1 मिलियन शेयर्स तो ट्रेड हो रहे हो उसमें, ताकि लिक्विडिटी का कोई इशू ना हो। ये सब स्टेप्स लेने के कारण वो वॉलेटिलिटी की वजह से जो अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होते हैं इनसे वो बच जाएगा। जब उसने अपने सारे सवालों के जवाब लिख लिए तो उसके मन में लालच जागा और वो सोचने लगा कि क्या सिर्फ $250 के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा। तो उसने अपना रिस्क बढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही लालच उसे ज्यादा एग्रेसिव बनाने की तरफ धकेल रहा था, लेकिन उसे डर भी आने लगा कि कहीं मेरा प्रॉफिट लॉस में ना हो जाए, कि अगर उनके जो पहले 10 ट्रेड हैं वही लॉस हो जाएंगे तो उन्हें $25 का नुकसान होगा और फिर उसे फिर से इतना पैसा कमाने में लगभग 4-5 महीने लग सकते हैं। रिच ट्रेडर के पास एक सुंदर घर था और कोई जॉब नहीं थी और उसका कोई बॉस भी नहीं था जिन्हें उनसे रिपोर्ट करना पड़ता। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी वो एक करोड़पति थे और न्यू ट्रेडर उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। लेकिन न्यू ट्रेडर के सारे ट्रेड सिर्फ ग्रीड और फियर के कारण ही हो रहे थे। तो फोर्थ लेसन है, न्यू ट्रेडर को ट्रेड ग्रीड और फियर के इन्फ्लुएंस में होते हैं और रिच ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान का यूज करते हैं। लेसन नंबर 5, न्यू ट्रेडर ने सोचा कि अब उसे ट्रेडिंग समझ में आ गई है, तो उसके पास एक ट्रेडिंग स्टाइल भी था और एक अपना ट्रेडिंग प्लान भी था। तो एक बार उसने रिच ट्रेडर को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई है। तो रिच ट्रेडर ने उनके प्लान को समझा और कहा कि ये तो शुरुआत है। न्यू ट्रेडर को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन जब रिच ट्रेडर ने समझाया कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट भी करते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट कंडीशन हमेशा बदलती रहती है और आपका सिस्टम जो अभी काम कर रहा है हो सकता है वो बाद में काम ना करे, या फिर जो आपका पहले सिस्टम काम कर रहा था तो हो सकता है वो कल फेल हो जाए। रिच ट्रेडर ने आगे कहा कि ट्रेडिंग प्लान सिर्फ शुरुआत है, आपको अपने प्लान को मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा और आपके जो विन परसेंटेज है और एवरेज साइज है कि विन कितना होगा, लॉस कितना होगा, उसको समझना पड़ेगा। एक और एडवाइस जो रिच ट्रेडर ने दी कि आपको अपने सिस्टम को क्वांटिफाई करना होगा, जितना हो सके उसे मेजर करो, अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो और देखो कि सिस्टम रियल ट्रेड में कैसे परफॉर्म करता है। सबसे जरूरी बात, अपने डिसिप्लिन और ट्रेडिंग सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की एबिलिटी को टेस्ट करो। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करे जिसमें वो अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करे, अपने प्लान्स को लिखे और जो भी डिसिप्लिन ब्रीच होते हैं उन्हें नोट करे कि आज उन्होंने ये रूल क्यों तोड़ा और किसकी वजह से तोड़ा। तो 5वां लेसन है जिसके कारण न्यू ट्रेडर कभी भी रिच ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि वो मार्केट से सीखना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में हमने देखा न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर बुक समरी। तो न्यू ट्रेडर ने अपने लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जिसके लिए कुछ सोर्सेज थे। सबसे पहला था एक एक्सपीरियंस मेंटोर से सीखना जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले से। दूसरा, किताबों से ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को सीखना। तीसरा था चार्ट्स को समझना ताकि वो प्राइस पैटर्न को पहचान सके। चौथा था एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना जो उसके आइडियाज और ट्रेड्स पर नजर रखे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें बाहर की चीजें नहीं दिख रही होती। 5वीं चीज है जर्नलिंग का यूज करना, अपने ट्रेड्स को लिखना और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर समझना। ट्रेडिंग में कई तरह के सिस्टम होते हैं और हर एक अपनी पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के हिसाब से बेहतर फिट हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और भी स्टाइल्स हैं। पर इन सब में डिसिप्लिन के बिना कोई भी ट्रेडर किसी भी सिस्टम में पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा तो उसका लॉस ही होगा। न्यू ट्रेडर अपने इमोशन के चलते चलते बार बार सिस्टम बदलते हैं जब भी उसे नुकसान होता है, लेकिन एक समझदार ट्रेडर अपने प्रूवन सिस्टम को फॉलो करता है। भले ही उस सिस्टम से कभी भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे स्विच नहीं करता। आपको भी ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ये सब चीजें चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।